क्रिकेट सबके दिलों पर राज करता है, लेकिन क्रिकेट पे जो राज करते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अब लग रहा है कि अच्छा, क्रिकेट को लेकर के इतने रिफॉर्म्स हुए, ये मामला कोर्ट्स तक में पहुंचा। अब जो पूरी स्थिति बन रही है, जय शाह और सौरव गांगुली वो अदालत में पहुंच गए हैं, क्यों और इसके पीछे क्या कोशिश है? कितने मिनट है आपके पास? पूरा इतिहास मत बताइएगा, मतलब घंटा लग जाएगा बताते हुए, क्योंकि मतलब मेजॉरिटी ऑफ माय करियर मैंने ये स्टोरी कवर की। 2013 में इसकी शुरुआत हुई और एक बड़ा इनॉक्यूअस सी चीज़ उस टाइम लगी थी कि भाई एक दिन खबर आती है कि श्रीशांत और ये मैच फिक्सिंग को लेकर, स्पॉट फिक्सिंग को लेकर एक खबर आती है। कहानी वहाँ से शुरू हुई कि ऐसे स्पॉट फिक्सिंग हो गई है और वो फिर धीरे धीरे बड़ी होती गई, लेकिन वो स्पॉट फिक्सिंग तक सीमित नहीं रही, वो चली गई बीसीसीआई के जो वर्किंग्स हैं, जिस तरह से बीसीसीआई काम करता है, बीसीसीआई को कैसे साफ़ किया जाए। शुरुआत वो एक स्पॉट फिक्सिंग एपिसोड से हुई, लेकिन उसके जो कहते हैं ना, वो एक ऐसी तूफान आया जिसने सबको अपने लपेटे में ले लिया। तो उसमें बीसीसीआई के अधिकारी भी आ गए, पूरा बीसीसीआई का सिस्टम बदल दिया गया और 5 साल लगे उसको। 2013 में होता है स्पॉट फिक्सिंग का इशू, लेकिन वो बढ़ता जाता है। उसके क्यों वो बाकी चीज़ों में गया, वो आगे कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इवेंचुअली वो बीसीसीआई की जो फंक्शनिंग है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उस तक जा पहुंचा। उसमें 2018 में सुधार लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखी गई, जो 5 साल जैसे मैंने कहा अदालत में चला वो पूरा मामला। और अब आप देखते हैं कि वो जो सुधार लाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया, वापस वो इसलिए बदलाव लाया गया, कोर क्या था कि भाई कई लोगों के पास पावर उनके पास जा रही है और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी जैसे जागीर है उसकी तरह चलाते हैं, सालों दर साल वो रहते हैं पोजीशंस में, और वो इसलिए ये चीज़ में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है, और भी बहुत चीज़ें बदलाव लाएगी। पर ये चीज़ अब जब नए आपके 2019 में नए बोर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं सौरव गांगुली और जय शाह सेक्रेटरी बनते हैं, तो उनका जो कार्यकाल, क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, सिर्फ 1 ही साल रह गया था, वो वापस कोर्ट चले जाते हैं कि आप वो बदल दीजिए जो पहले वाला था, भाई हम भी काफ़ी समय तक करना चाहते हैं। तो वो ये फाइल करते हैं कोर्ट में, जिसकी हियरिंग अब हुई है, ट्यूसडे को पहली हुई, आज कहा जा रहा है वर्डिक्ट आएगा। लेकिन कल ही एक अग्रीमेंट सॉर्ट हो गया था तीनों पार्टी के बीच, यानी कि बीसीसीआई, सुप्रीम कोर्ट और एमिकस क्यूरी जो है, कि भाई हाँ, मतलब पूरे आसार हैं कि वो चीज़ें वापस ले ली जाएंगी, जिसको 5 साल बाद आपने सुधार किया, वो चीज़ें वापस ले ली जाएंगी। तो ये कोर इशू है, उसकी डिटेल तो बहुत है। तो वो जो सुधार हुए थे वो वही थे जो लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन, तो क्या सारे सुधार वापस ले लिए जाएंगे? नहीं, यही सारे नहीं, तो नहीं सारे नहीं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही थी स्टेट एसोसिएशन वोटिंग को लेकर, लेकिन 2 बहुत अहम जो मुद्दे थे जो मैं बताता हूँ। एक था कूलिंग ऑफ पीरियड। उन्होंने कहा कि भाई 3 साल का कार्यकाल होता है आपका, अगर आप 3 साल एक बार कर चुके हैं, फिर से आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, दूसरी टाइम आ सकते हैं, यानी 6 साल। जैसे ही आपके 6 साल हो जाते हैं, आपको एक 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना पड़ेगा, यानी अपनी जगह, फिर आप इलेक्शन के लिए नहीं खड़े हो सकते, हाँ, और फिर आप आ सकते हो एक आखिरी बार 3 साल के और, तो टोटल 9 साल ही आप कर सकते हो, पूरे जीवन भर आप नहीं कर सकते, और उसमें भी 6 के बाद आपको 3 साल कूलिंग ऑफ करना ही पड़ेगा। अच्छा, वो फ़र्क ये था कि उस टाइम ये था कूलिंग ऑफ कि आप 6 साल जो हैं वो कहीं पे भी हो, आप स्टेट एसोसिएशन के, फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ डीडीसीए में होता, 3 साल डीडीसीए का सेक्रेटरी था, और फिर 3 साल डीडीसीए में ट्रेजरर बन गया, तो मेरे 6 साल हो गए। अब मैं बीसीसीआई में भी नहीं आ सकता था। उन्होंने बीसीसीआई स्टेट एसोसिएशन, जो कि सब कुछ एक ही है, उन्होंने एकजुट करके कहा, चाहे स्टेट एसोसिएशन में हो या नेशनल बॉडी में हो, बात एक ही है। अब ये क्या चाहते हैं, टू सूट द करंट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, यानी कि सौरव गांगुली एंड जय शाह, क्योंकि उनका भी कुछ ऐसे ही हुआ, वो अपने अपने स्टेट एसोसिएशन में 2014 से थे। सौरव गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में पहले सेक्रेटरी थे, फिर प्रेसिडेंट बने, और जय शाह जॉइंट सेक्रेटरी थे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के। उनके 3 और 3 6 साल हो जाते पूरे 2019 में, तो सॉरी 2020 में,
2014 में शुरू किया तो 2020 में हो जाते, लेकिन 2019 में ये अपनी अपनी स्टेट एसोसिएशन से बीसीसीआई के आला अधिकारी बने। तो अब वो बने तो 3 साल के लिए, लेकिन उसके नियम के मुताबिक 1 ही साल आप रह सकते थे, फिर आपको छोड़ना पड़ता, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अर्जी डाल दी कोर्ट में, और स्टेटस को था तो उनके 3 साल अब खत्म हो रहे हैं सितंबर में 19 में, और अब वो चाहते हैं कि और एक बार 3 साल के लिए खड़े हों, क्योंकि आप स्टेट को अलग गिनिए, बीसीसीआई को अलग गिनिए, ताकि इससे फ़ायदा हो सेक्रेटरी और बोर्ड प्रेसिडेंट का। देखिए, अब इसमें हर पक्ष की अपनी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, उनकी भी कोई बातें होंगी। कई बार लोग कहते हैं कि हमने काम शुरू किया, काम पूरा खत्म करने का हमें मौका नहीं मिलता है, कई वो हो सकती हैं। मैं इससे आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। हाँ, बिल्कुल सही, और मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं। ये आर्ग्यूमेंट जब ये केस पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उस टाइम जो अधिकारी थे, पावर तब श्रीनिवासन और इन सब के पास थी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई देखिए जो लोग हैं, अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सपीरियंस है कई लोगों का, भाई मानिए कि श्रीनिवासन ये वो एक्सपीरियंस लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन्हें पता है गेम कैसी चलाई जाती है, उनको पता है आईसीसी से आप कैसे निपटें, तो ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। आप हमें क्यों कह रहे हैं 6 साल के बाद हम छोड़ दें? आप हमारी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा भारतीय क्रिकेट को क्यों ना मिले, और भारतीय क्रिकेट को आगे भी जो आईसीसी है उनसे निपटने में भी हमारी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा क्यों ना मिले। तो हमें रहना चाहिए, हम काबिल हैं, हमें रहना चाहिए अगर हम जीत रहे हैं इलेक्शन। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि आप ही के पास रहेगी, हम ये कैसे कहें कि बाकी लोग काबिलियत नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विद अ फ्यू, ये वर्ड थे जस्टिस चंद्रचूड़ ने यूज़ किए थे, एंड उन्होंने कहा था वी डू नॉट वांट ओलिगार्कीज टू कंटिन्यू, तो ताकि ऐसा ना हो कि पावर कुछ ही लोग चलाते रहें। जैसे मोनोपोली है, वैसे ओलिगोपी भी है जो कि कुछ ही लोग चलाते हैं। तो उन्होंने कहा ये ताकतवर, हाँ, ओलिगार्क सर ताकतवर होता है, ये फर्क है। करेक्ट, तो उन्होंने कहा वो कंटिन्यू ना करें, हमें ये नहीं चाहिए। तब भी आर्ग्यूमेंट को दरकिनार किया गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ तब से लेके अब भी आप वही आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो तब क्या अलग था, अब क्या अलग है, अलग। और बाय द वे जस्टिस चंद्रचूड़, इनकी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उन्होंने ये सब चीज़ें उन्होंने ही कही थी कि पावर सब में ना हो। आज संकेत ऐसे लग रहे हैं, वर्डिक्ट नहीं आया है, संकेत ऐसे लग रहे हैं कि अब वो मानने को तैयार हैं। तो क्या बदल गया भाई तब से? और अच्छा, ये मामला जस्टिस चंद्रचूड़ के ही आगे गया। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि वही बेंच वापस सुने, लेकिन उस बेंच के जो 3 जजेस थे उनमें से 2 रिटायर हो गए हैं, अब बचे सिर्फ एक ही जस्टिस चंद्रचूड़, वो हैं। फ़र्क तो अब यही है ना कि उस टाइम एन श्रीनिवासन थे जिनका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन आज के दिन में जय शाह है जिनके फादर होम मिनिस्टर है। मतलब आई कांट हेल्प बट सी दैट लॉजिक। एक तो वो है, दूसरी बात, और ये कनेक्शन क्यों ऑब्वियस हो जाता है, दूसरी बात, आपके जो सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका काम है गवर्नमेंट के इश्यूज को रिप्रेजेंट करना, वो बीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस में। तो सरकारी जो आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल है ये। हाँ, तो वो क्यों बीसीसीआई का केस लड़ रहे हैं, ये भी तो सवाल आएगा। सीधा सीधा उंगली आप सरकार पे ही उठाएंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम सवाल है कि आखिर वो किस बेसिस पे लड़ रहे हैं। क्योंकि सरकारी अगर केसेस लड़ रहे हैं तो ये केसेस लड़ने को उनकी मनाही होती, क्या उसके लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, किसी कुछ ऐसा करके वो कर रहे हैं। तो बीसीसीआई तो प्राइवेट बॉडी है ना, वही बड़ा सवाल है। खैर, ये तो हमने प्रेजेंट सिचुएशन की चर्चा की, लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं है। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि एक पूरा केस हो चुका है, और ये हम दूसरी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस पे भी देखते आए हैं। तो और यही नहीं, ओलंपिक एसोसिएशन में भी हमने एक टाइम पे ये देखा था कि किस तरीके से एक ही आदमी का कब्जा इतने सालों तक रहा। तो ऐसे में इसका सल्यूशन क्या है? क्योंकि निखिल, तुम आज यहाँ बैठ कर के बोल तो सकते हो, लेकिन ये जिस लेवल पे ये चीज़ें चलती हैं वो बहुत ऊपर की, बहुत ताकतवर लोगों के बीच में होता है। तो क्या चेंज पॉसिबल भी है? नहीं, पर हमारा काम है ना आवाज़ उठाना, और मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, पर ये जो 2000 पहली बार जब चेंज आया ना बीसीसीआई में, वो इसलिए आया क्योंकि मीडिया ने आवाज़ उठाई। वो क्यों आया? जैसे मैंने बताया, मुद्दा शुरू हुआ था स्पॉट फिक्सिंग को लेकर, ठीक है, लेकिन फिर उसका इशू क्या हुआ था, क्यों वहाँ इंपॉर्टेंट हुआ? उस वक्त प्रेसिडेंट थे एन श्रीनिवासन। स्पॉट फिक्सिंग में उनके सन इन लॉ गुरुनाथ मैयप्पन का नाम आया। उन्होंने अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो इंक्वायरी करने से मना किया कि इनका कोई रोल नहीं है। इंक्वायरी करी भी तो खुद ही अपने दोस्तों को वहाँ हेड करा, और फिर इंक्वायरी के ये आता है रिजल्ट कि क्लीन चिट दे दी गई उनको। तब सवाल उठाया गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तब आपको पता चला कि कैसे पावर अगर कुछ लोगों के पास होती है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तब ये मैटर कोर्ट में गया। तब मैं कह रहा हूँ जैसे बाकी चीज़ें भी खुली,
बात सिर्फ स्पॉट फिक्सिंग तक सीमित नहीं रही, तब वो लेकर, और ये मीडिया का ही लगातार कवरेज थी, जिसके बाद एन श्रीनिवासन, जिन्होंने बीसीसीआई ऐसे चलाया जैसे उनकी खुद की जागीर हो, अपने लोगों को उन्होंने बचाया, उनको हटना पड़ा। उस टाइम उन्होंने कहा मैं देख लूँगा आप लोग क्या कर सकते हो, मैं मीडिया को अलाउ नहीं करूँगा मेरे को बुलडोज करने के लिए, पर उन्होंने सवाल खड़े किए, मैटर कोर्ट में गया, हियरिंग हुई, उन्हें हटना पड़ा। आज वही कहानी दोहराई जा रही है। तो हमारा तो काम किरदार बदल गया, हमारा काम है आवाज़ उठाना। अब मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि मैंने सरकार और आज के जो सेक्रेटरी हैं उनकी क्यों मैंने बात करी, आप देखें आज के दिन आपके जो बाकी एसोसिएशन जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, वो आते हैं, जो एक स्पोर्ट्स कोड है देश का, स्पोर्ट्स कोड में भी कुछ इसी तरह के नियम हैं। और आज आप सरकार स्टेप इन कर, उन्होंने किया ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मामले में कि नहीं आप लोग ये मानिए स्पोर्ट्स कोड, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मामले कि आप मानिए स्पोर्ट्स कोड। अगर स्पोर्ट्स कोड कहता है कि आप नहीं रह सकते इतने 9 साल से ज़्यादा, आप बाहर जाइए। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पास इतना दम था कि बाकी एसोसिएशन को ठीक करा, क्योंकि देश का सवाल था। तो बीसीसीआई को क्यों नहीं वो कह सकते थे आप मानिए? बीसीसीआई नहीं आता स्पोर्ट्स कोड में, आप कहिए बीसीसीआई को कि नहीं, जो नई कॉन्स्टिट्यूशन आई थी, जो नियम थे वो है, पर बीसीसीआई वो लड़ रहा है, उसमें सरकार योगदान दे रही है कि हाँ आप लड़ाई कर रहे हैं, हमारे सॉलिसिटर जनरल भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें एक तरह से साफ हो ही जाता है कि परोक्ष समर्थन है, चाहे सरकार का है कि नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन देखने में तो यही लग रहा है कि शायद हो। ऐसे में जो पुराने खिलाड़ी हैं, क्योंकि पिछली बार पुराने खिलाड़ी भी कुछ थे जो वोकल थे, पुराने खिलाड़ी हैं जिनका जो कभी कभार ट्विटर वगैरह पर वोकल रहते हैं, क्या वो भी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं? इसमें एक डेफनिंग साइलेंस और चुप्पी साधी हुई है। डेफनिंग साइलेंस है। जब एन श्रीनिवासन का मामला हुआ था तब भी वैसे काफ़ी खिलाड़ियों ने नहीं बोला था, क्योंकि देखिए खिलाड़ियों का क्या है, मैं आपको बताता हूँ, उनकी रोज़ी रोटी बीसीसीआई से जुड़ी है, चाहे वो करंट प्लेयर्स हों या फॉर्मर प्लेयर्स हों, हर चीज़ आपको जो करनी हो वहाँ आपका है। तो खिलाड़ी इतने एम्पावर्ड नहीं है इंडिया में कि बोल पाए, इक्का दुक्का होते हैं जो बोलते हैं, उनके अलावा बाकी बोलने की हिम्मत नहीं रखते। तो खिलाड़ियों के साथ ये इशू आ जाता है। बट बाकी हमने उस टाइम भी देखा था, बाकी जो लोग थे कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन के या पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष या फिर बीसीसीआई के कुछ आला अधिकारी पहले वो बोला करते थे इस मुद्दे पे कि ये चीज़ आप साफ़ करिए, इसको ठीक करिए, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स उस वक्त काफ़ी आए थे जिन्होंने कहा था हाँ बीसीसीआई को साफ़ करने की ज़रूरत है। वो इस वक्त थोड़े शांत हैं, अब वो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब जब वर्डिक्ट आएगा तब मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि अब वापस चले गए ना उसी समय पे। कुछ चेंजेस वही हो रही हैं जो पहले भी हुई थी, और अगर वो पहले भी गलत थी तो अभी भी गलत है। लेकिन मुश्किल ही लगता है कि आवाज़ उठाने वाले कोई हमें दिखेंगे, क्योंकि आप जैसे कि कह रहे हैं, सकते हैं आप, हाँ, और हमारा तो काम है ना, हमारी तो वो नौकरी है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं जिनकी नौकरी ही बीसीसीआई से एसोसिएटेड, जिनकी आजीविका वहाँ से आती है, क्योंकि एक बार आप खेलना बंद कर देते हैं उसके बाद भी कई तरीके होते हैं जिससे आप क्रिकेट के ज़रिए ही अपनी कमाई कर रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किल है उनके लिए कि उसको एक्सप्रेस करना। खैर ये बात तो साफ है कि जो भी नतीजा आता है ये क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अहम हो जाता है। मैं जाते जाते बस आपसे एक सवाल पूछूंगी, और यहाँ अगेन मैं एक थोड़ा सा एक विपरीत राय रखने की भी जो लोग रखते हैं उनकी बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और वो ये कि अगर एक सक्षम शख्स, एक शख्स जिसको हम मानते हैं कि वो ताकतवर है, उसके पास शायद कुछ ऐसे कनेक्शंस भी हैं जो कि देश के टॉप कनेक्शंस हैं, ऐसा शख्स अगर पावर में रहता है, क्या वो भले के लिए नहीं है? तो रहने दें, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, तो फिर अगर मैं वही कह रहा हूँ, तो अगर यही सोचते तो पहले भी आप यही कर लेते, पहले भी, मतलब फिर आप एन श्रीनिवासन को भी रहने देते। देखिए एन श्रीनिवासन ने भी लड़ाई करके काफ़ी चीज़ें भारत के पक्ष में करी आईसीसी में, या फिर ऐसा नहीं कि उनके अंडर कोई गेम बेहतर नहीं हुई, आईपीएल अच्छा करा, बाकी चीज़ें, तो फिर आप सबके साथ ये करिए। पर मेरा एक सवाल ये है, मैं खुद जानना चाहता हूँ, ये सारी पोजीशंस ऑनररी हैं, ठीक है, आप जो भी है प्रोफेशनल पोजीशंस नहीं है, ठीक है, बोर्ड के पास जनरल मैनेजर होता है या सीईओ हुआ है, वो एक प्रोफेशनल पोजीशन है, वो हायर किए जाते हैं, वो एक ये तो सब ऑनररी है। हाँ। आप तो सिर्फ लव ऑफ द गेम के लिए कर रहे हैं, आपको तो इसकी कोई कमाई नहीं, तनख्वाह नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ लोग इतने क्यों इंटरेस्टेड हैं कि ऑनररी पोजीशन ना छोड़ें। मैं इससे पीछे ये बहुत ही इतना लगाव, इतना प्यार क्यों है इन ऑनररी पोजीशन से कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते।
और ये भी कब कहा गया, मैं आपको ऑफर करूं अगर मैं वो ऑनररी पोजीशन? मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं फिर उसके पीछे ये नहीं कहूँगा मुझे जीवन भर या 6 साल या मेरे बढ़ाते जाएं। भाई ऑनररी पोजीशन है, अगर मुझे मौका दिया जाएगा सेवा करने के लिए मैं करूँगा, पर उसके बाद मुझे ये भूख नहीं होगी कि नहीं अब चेंज कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ताकि और अब बढ़ा दीजिए 6 साल, या और अब मेरा ये पुराना मत करिए। अगर क्वालिफाई करता हूँ, एलिजिबल हूँ, लोग वोट करते हैं, मुझे मौका मिलता है सेवा करने के लिए, और अगर मुझे लगता है क्रिकेट को बेहतर कर सकता हूँ मैं करूँगा। पर ये कोई अर्निंग वाली पोजीशन तो है नहीं, तो मैं क्यों बोलूँगा मुझे रहना है। मैं ये दूसरी बात, ये हमने कैसे मान लिया कि आप ही जो कर रहे हैं वही बेहतर है और कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बीसीसीआई आज नहीं पैदा हुआ, बीसीसीआई कई सालों से, और बीसीसीआई का वर्चस्व जो है, जो उसकी डोमिनेंस है, वो काफ़ी सालों से रही है। तो कई एडमिनिस्ट्रेटर आए और हर एडमिनिस्ट्रेटर ने योगदान दिया। एनके पे साल्वे ने बहुत योगदान दिया, बेहतर किया। उसके बाद मुझे ऐसे कई नाम आ रहे, आईएस बिंद्रा रहे, आपके जगमोहन डालमिया रहे, एसी मुथैया रहे, कई बड़े बड़े नाम आए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि एक कोई था अपने टाइम में, वो भी सब तुर्रम खान थे, तो ये नहीं कि वो चले गए तो बीसीसीआई ठप पड़ गया, वो चले गए, दूसरा शख्स आया उसने कमाया, तीसरा शख्स आया। बीसीसीआई एक बॉडी है, कोई एक शख्स उसे नहीं चलाता। बीसीसीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, इक्का दुक्का लोग चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हम एक बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया हाउसेस में काम करते हैं और हम सब योगदान कर देते हैं टू मेक इट बेटर। लेकिन कल के दिन मैं ना हूँ, आप ना हो, तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी नहीं, वो तो फिर भी वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड रहेगी। तो बीसीसीआई भी वैसा है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, काबिल लोग आते जाएंगे, आप चाहेंगे दूसरे आएंगे। जैसे एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यार, कोई बड़े सीईओ चला जाता है तो कंपनी थोड़ी रुक जाती है, अगला सीईओ आता है, वो शायद उससे भी बेहतर करता है। तो वो चीज़ है, बीसीसीआई को आप वैसे लीजिए, ये मत सोचिए कि वो यही है वो शख्स हैं जो कर सकते हैं। आई थिंक एन श्रीनिवासन के टाइम भी यही आर्ग्यूमेंट दी गई थी कि नहीं ये बहुत है, इन्होंने बहुत कुछ किया, बट क्या हुआ, बीसीसीआई तो आज भी नंबर 1 है ना। अगर सौरव गांगुली जैसा नहीं रहेंगे, जो भी आएंगे वो भी काबिल ही लोग होंगे, जो आए होंगे उस लेवल तक पहुंचेंगे, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और वैसे भी ज़िंदगी में हम सब यही सीखते हैं कि सिर्फ आगे बढ़िए, जो पिछला था पीछे छोड़ चुके, उसके पास वापस जाने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है। जब रास्ता आगे का चल रहा है और उसी तरफ आपका सिर मुड़ा हुआ है, वही मार्ग है, तो वहीं चलिए। पीछे जा कर के एक बार फिर से वही पुरानी बातों को, और उस एज आई वुड से, जैसे आप रॉक क्लाइंबिंग कर रही थी, वो क्या चढ़े थे, आपने पीछे देखोगे तो डर लगेगा, आगे बढ़िए, आप ऊपर ही देखते रहिए, चढ़ते रहिए। तो पीछे देखूंगी तो नीचे गिर जाऊंगी। एग्जैक्टली, नहीं देखा ना, आप ऊपर देखते गए, चलती गई, बिल्कुल। आप टॉप पे पहुंच गई। टॉप पे तो नहीं पहुंची थी मैं। ये एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट की एक बात करें जिसमें मैं रॉक क्लाइंबिंग नहीं, वॉल पे स्केलिंग कर रही थी। मतलब फॉलो करें तो देखें ना मैंने जो डाली है। नहीं, आप भी ऐसा कुछ एक्टिव ज़रूर। हालांकि मैं एक्चुअली दिस इज़ अ मैसेज आई वांट टू सेंड आउट टू एवरीवन, प्लीज़ सैटरडे संडे को कुछ फिजिकल करें, कि टीवी के सामने मत बैठें, प्लीज़ कुछ ना कुछ कीजिए। हम तो आज हमारा देखिए, आज जल्दी मैच है, आज हम जल्दी निकल जाएंगे, 7 o'clock फिनिश वर्क, शटर डाउन, और हम ग्राउंड पे पहुंचेंगे, मैच खेलेंगे 12 बजे तक। 7 o'clock फिनिश वर्क, शटर डाउन, और मैं डिनर के लिए जाऊंगी। चलिए, खैर, लाइक का वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, और आज तक पर आपको तमाम न्यूज़ अपडेट्स भी मिलेंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब।